हेलो, गुड इवनिंग। जिम आप भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एक नई सीरीज प्रारंभ करेंगे जिसमें हम आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की एक पुस्तक है मध्यकालीन भारत, या यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत है, जिसमें इन्होंने 711 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का वर्णन किया है। बहुत बेहतरीन बुक है। तो इसी बुक को हम लोग PDF के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक है और पहले टॉपिक का चैप्टर का नाम है सिंध पर अरब आक्रमण के समय हमारा देश, या सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय हमारे देश की क्या स्थिति रही। और इसमें हम लोग देखेंगे राजनीतिक अवस्था। राजनीतिक अवस्था के बाद आइए हम लोग शुरू करते हैं। अशोक महान की मृत्यु। आप जानते हैं कि अशोक महान मौर्य साम्राज्य के तीसरे महानतम शासक थे, सम्राट अशोक, जो 269 BC से लेकर के 232 BC तक इन्होंने शासन किया था। इनके मृत्यु के बाद शताब्दियों तक हमारे देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। शताब्दियों तक हमारे देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। हिमालय से कुमारी अंतरीप तक समस्त देश इसके बाद कभी भी किसी एक हिंदू राजा अथवा राजनीतिक नेता के केंद्रीय शासन में न रहा। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जिस समय मोहम्मद साहब अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, मोहम्मद साहब अपने धर्म यानी कि इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, और उनके उत्तराधिकारी पूर्ण वेग से निकटवर्ती राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे। उस समय हर्ष उत्तर पश्चिमी भारत में एक विशाल साम्राज्य की नींव डाल रहा था। हर्ष यानी कि जिसे हर्षवर्धन के नाम से हम लोग जानते हैं। हर्ष 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। एक विशाल साम्राज्य की नींव डाल रहे थे, परंतु इस राज्य में संपूर्ण उत्तर भारत भी शामिल न था। हर्षवर्धन के राज्य में संपूर्ण उत्तर भारत भी नहीं शामिल था। अगर देखेंगे हम हर्षवर्धन का साम्राज्य, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में कश्मीर भी नहीं था, और इधर पश्चिम में राजपूताना भी उनके साम्राज्य में नहीं था। संपूर्ण उत्तर भारत भी शामिल न था। विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी प्रदेश को जीतकर अपने राज्य में मिलाने की सारी कोशिशें जो हर्ष ने की बेकार हुई। इस महान सम्राट की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके साम्राज्य के टुकड़े हो गए और इसके बाद देश के छोटे छोटे राजाओं में प्रभुता के लिए युद्ध आरंभ हो गए। इस प्रदेश में 50 वर्ष से अधिक समय तक, इस क्षेत्रों में 50 वर्षों से अधिक समय तक राजनीतिक अव्यवस्था फैली रही। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यशोवर्मन यह मालवा का शासक था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यशोवर्मन के उत्थान तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देश के बचे हुए भागों को भी पहले की तरह स्वतंत्र राजाओं ने आपस में बांट लिया। इन राजाओं का मुख्य ध्येय सैनिक यश प्राप्त करना था।
और एक दूसरे पर चढ़ाई करना, यही इनका मेन उद्देश्य था। समस्त देश में ऐसी कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी, ऐसी कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी जो पूरे देश के हित के लिए काम करती, जो पूरे देश के हित के लिए काम करती। सभी राज्य पूर्ण स्वतंत्र और सभी राज्य पूर्ण स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न थे। उत्तरी पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सीमाएं, उत्तरी पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सीमाएं छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों के अधीन थी और संगठित होकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने का किसी को भी ध्यान न रहा और भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टि से हमारा देश 4 भागों में विभक्त था। पहला, हिमालय के पहाड़ी राज्य। दूसरा, गंगा और सिंधु का राज्य। तीसरा, दक्षिणी राज्य और चौथा, दक्षिणी प्रायद्वीपीय के राज्य। एक राज्य को दूसरे राज्य में सीमा विस्तार करने से रोकने का कोई साधन नहीं था। और सीमा विस्तार एक साधारण सी बात थी, क्योंकि उस समय के राजाओं में प्राचीन क्षत्रियों के दिग्विजय का आदर्श प्राप्त करने की भावना प्रबल थी। परंतु उस समय के बाद यह आदर्श कभी भी प्राप्त न हो सका। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय के पहाड़ी राज्य जो 4 भागों में विभाजित था उस समय देश। हिमालय का पहाड़ी राज्य अफगानिस्तान, इसमें हिमालय का पहला जो पहाड़ी राज्य है वह अफगानिस्तान की बात करेंगे हम लोग। अफगानिस्तान भाग्य के अनेक उतार चढ़ाव देखने के बाद भी अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हमारे देश का ही अंग था। चंद्रगुप्त ने इसे 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर से जीता था। 305 ईसा पूर्व में सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संघर्ष हुआ था, जिसमें सेलुकस पराजित हुआ था और उस पराजय के उपरांत उसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत उपहार स्वरूप प्रदान किया था और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री युआन चुआंग के भ्रमण काल में काबुल की घाटी में एक क्षत्रिय राजा राज्य करता था, जिसके वंश ने 9वीं शताब्दी के अंत तक राज्य किया। तदुपरांत इस वंश का स्थान ललितादित्य द्वारा स्थापित ब्राह्मण वंश ने ले लिया। ललितादित्य जो कारकोट वंश का शासक था, एक महानतम शासक था, जिसने कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। मुसलमान इतिहासकारों ने इस हिंदू राज्य को काबुल और जाबुल राज्य कहा था।
काबुल और जाबुल राज्य कहा था, परंतु इसे हिंदूशाही राज्य कहा जाता था। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, इस राज्य के राजाओं के नाम और उनके राज्य की सीमाओं का पता लगाने का हमारे पास कोई और साधन नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि राज्य के निवासी हिंदू अथवा बौद्ध दोनों ही थे। वे सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारतीय जनता के ही अंग थे। अब हम लोग बात करेंगे कश्मीर राज्य की। कश्मीर राज्य की अगर आप बात करेंगे, कश्मीर प्रारंभ में अशोक, कनिष्क और मिहिरकुल के साम्राज्य का ही अंग था। हर्ष के काल में यह स्वतंत्र राज्य था। हर्षवर्धन के समय यह स्वतंत्र राज्य था और 7वीं शताब्दी में यह दुर्लभ वर्धन द्वारा स्थापित कारकोट वंश के प्रथम श्रेणी का शक्तिशाली राज्य बन गया था। दुर्लभ वर्धन का पौत्र चंद्रपीड़ सिंध के राजा दाहिर का समकालीन था। चंद्रपीड़ जो दुर्लभ वर्धन का पौत्र था, जो 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण का शिकार बना। चंद्रपीड़ का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई ललितादित्य मुक्तापिंड हुआ। 725 से लेकर के 755 ईस्वी तक वह एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक था। उसने कन्नौज के यशोवर्मन को हराया और मार्तंड नामक स्थान पर एक विशाल सूर्य मंदिर, इम्पोर्टेंट है मार्तंड का सूर्य मंदिर, और उसने मार्तंड नामक स्थान पर एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को सिकंदर ने, जो मूर्ति भंजक के नाम से प्रसिद्ध है, नष्ट कर दिया था, परंतु यह अब भी अपनी अवशेष अवस्था में एक विशाल भवन की भांति खड़ा हुआ है और संसार को अपने निर्माता की कला प्रेम तथा धार्मिक प्रवृत्ति का परिचय दे रहा है। अब हम लोग बात करेंगे नेपाल की। नेपाल अपनी एकांत स्थिति के कारण नेपाल के पहाड़ी राज्य का हमारे देश के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा है, परंतु प्राचीन भारत का वह निस्संदेह ही एक अभिन्न अंग था। अनुश्रुतियों के अनुसार यह घाटी अशोक के राज्य में सम्मिलित थी और बाद में लिच्छवियों का भी इस पर अधिकार रहा था। अशोक के बाद लिच्छवियों ने इस पर अधिकार रहा था और साथ ही साथ भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त, विसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन साम्राज्य का भी यह अवश्य अंग था, क्योंकि उसके शासक ने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के पश्चात 5वीं शताब्दी में नेपाल पुनः स्वतंत्र हो गया और 7वीं शताब्दी में जब तिब्बत एक शक्तिशाली राज्य बना तो यह उसकी अधीनता में चला गया। तो नेपाल तिब्बत की अधीनता में चला गया, परंतु नेपाल और भारत के
सांस्कृतिक संबंध का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेपाल बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, यह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और हमारे देश से विद्वान उपदेशकों का आदान प्रदान बराबर ही होता रहा है। अब हम लोग बात करेंगे आसाम की। आसाम भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर आसाम पहाड़ी प्रांत का एक स्वतंत्र राज्य था। और बहुधा बंगाल से उसके युद्ध हुआ करते थे। हर्ष के समय आसाम में भास्कर वर्मन का शासक था। हर्ष का समकालीन असम का शासक भास्कर वर्मन था। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। मालूम पड़ता है कि हर्ष ने उसे अपनी अधीनता में कर लिया था और पश्चिमी बंगाल के शासकों के विरुद्ध युद्ध में उसका प्रयोग किया था। परंतु हर्ष की मृत्यु के बाद असम स्वतंत्र हो गया और अपनी दूरस्थ स्थिति के कारण हमारे देश के उस काल के इतिहास में उसका विशेष महत्व नहीं रहा था। अब हम लोग बात करेंगे गंगा और सिंधु का मैदान। गंगा और सिंधु का मैदान में हम लोग बात करेंगे किसी कन्नौज की। कन्नौज 40 वर्ष से अधिक मध्य देश पर राज्य करने के पश्चात 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उनका विशाल साम्राज्य उनके निर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में चला आया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य उत्तर पूर्वी पंजाब से पूरब में कामरूप यानी कि असम का प्राचीन नाम कामरूप तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। उनके उत्तराधिकारी इसे कायम न रख सके क्योंकि कन्नौज दीर्घ काल तक इसकी राजधानी रह चुकने के कारण सबके नेत्रों का ध्रुव तारा बन चुका था और उत्तरी भारत का प्रत्येक महत्वाकांक्षी राजा उसे जीतकर उस पर शासन करना चाहता था। 672 ईस्वी के लगभग मालवा और मगध का शासक आदित्य सेन ने इस संघर्ष में विजयी हुआ और उसने अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु उसका उत्कर्ष क्षणिक सिद्ध हुआ। 8वीं शताब्दी के आरंभ में हम यशोवर्मन को जो अपने को चंद्रवंशी कहता था कन्नौज पर शासन करते हुए पाते हैं। वह साहसी और सफल शासक था। उसने कन्नौज को उसके प्राचीन गौरव के पद पर सुशोभित किया और उसके शासनकाल में कन्नौज का साम्राज्य एक बार फिर पूरब में बंगाल से पश्चिम में थानेश्वर और पूर्वी पंजाब तक और उत्तर हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक फैल गया। यशोवर्मन ने एशिया के कुछ देशों से विशेषकर चीन से दौत्य संबंध स्थापित किया। वह सिंध के राजा दाहिर का समकालीन था और कश्मीर के ललितादित्य से युद्ध करते हुए मारा गया था। वह सिंध का शासक राजा दाहिर था
उसका समकालीन था और कश्मीर का शासक कारकोट वंश का शासक ललितादित्य मुक्तापिंड इसे संघर्ष में वह मारा गया था। अब हम लोग बात करेंगे सिंध की। अब हम बात करेंगे सिंध की। सिंध की अगर आप बात करोगे, सिंध का राज्य जो काबुल और पश्चिम में, सिंध का राज्य जो काबुल और पश्चिमी पंजाब के हिंदू शाही राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित था, बहुत समय तक यह स्वाधीन रहा था। वहाँ एक शूद्र वंश ने लगभग 140 वर्षों तक शासन किया था। शूद्र वंश ने 140 वर्षों तक लगभग वहाँ पे शासन किया। और युआन चुआंग के यात्रा काल से, चीनी यात्री युआन चुआंग के यात्रा काल से सिंध में एक शूद्र राजा का शासन करता था, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। बाद में प्रभाकर वर्धन ने उस पर आक्रमण किया। प्रभाकर वर्धन यह पुष्यभूति जो थानेश्वर हरियाणा में शासन करते थे, प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का चौथा शासक था, उस पर आक्रमण किया और उसके पुत्र हर्ष ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परंतु हर्ष की मृत्यु के बाद वो फिर से स्वतंत्र हो गया। अंतिम शूद्र शासक साहसी की मृत्यु पर उसके ब्राह्मण मंत्री चच ने गद्दी पर अपना अधिकार कर एक नए राजवंश की नींव डाली। चच के मरने पर उसके भाई चंद्रा और चंद्रा के मरने पर उसका चाचा चच के पुत्र दाहिर को सिंध का शासक बना। परंतु इस वंश को केवल कुछ दशक शासन करने के बाद ही मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस राजवंश को जनता की सहानुभूति प्राप्त नहीं थी, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनता बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, जिस पर यह ब्राह्मण घोर अत्याचार करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।